तो आज हम अतरंगीरे को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक साइकोलॉजिकल लव स्टोरी मूवी है। फिल्म की शुरुआत बिहार के सीवान जिले से होती है, जहां सारा अली खान जो कि रिंकू है शहर की सड़कों पर दौड़ती दिखती है और उसके पीछे कार से उसके घर वाले पीछा करते हैं। वो शहर की पतली और टेढ़ी मेढ़ी गलियों से भागती हुई सीवान जंक्शन पहुंच जाती है और उसके पीछे पीछे उसके फैमिली वाले भी पहुंच जाते हैं। पर इससे पहले भी रिंकू को पकड़ पाते हुए रेलवे प्लेटफार्म पर बनी चाय की दुकान में छुप जाती है और जैसे ही उसके घर वाले उसे पकड़ना चाहते हैं, वैसे ही वो वहां रखी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें उनके ऊपर 100 की स्पीड में मारने लगती है। वो बचने के लिए इधर उधर छुपते हैं। इसी बीच वहां ट्रेन आकर होती है, जिसमें से धनुष यानी वेंकटेश विश्वनाथ बिसु अपने फोन में नेटवर्क तलाशा हुआ करता है और देखता है कि सामने एक लड़की कुछ आदमियों पर बोतलों की बौछार कर रही है। सभी हक्के बक्के होते हैं और छुपे होते हैं। बिसु उसकी हेल्प करना चाहता है, पर उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं कि कहीं कोई बोतल उसके खोपड़े पर पड़ गई तो टूर की जगह हॉस्पिटल में जाएंगे, और वह लोग चुपचाप वहां से खिसक लेते हैं और अपना सामान बस पर लादने लगते हैं। इधर जब रिंकू का दिमाग ठंडा होता है तो वह बची हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल पीती हुई बाहर आकर सरेंडर कर देती है और उसके घर वाले उसे गाड़ी में बिठाकर चुपचाप घर ले जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं, इनका पूरा खानदान इनके इंतजार में आंखें लगाए खड़ा होता है। रिंकू से नानी पूछती है कि किसके साथ भागी थी, तो वे नाम नहीं बताती है। और जब साइड में बैठे हुए उसके भाई उस लड़के के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो रिंकू ने डांट देती है और बोलती है कि वो जो भी है तुम्हारे जीजा हैं, उनका नाम जरा तमीज से ले। ये सब सुनकर उसकी नानी का पारा इतना बढ़ जाता है कि वो इतनी ठंड और बारिश में भी बीपी हाई कर लेती हैं और वह चप्पलों से जमकर रिंकू की धुलाई करती हैं। और जब उनका गुस्सा ठंडा पड़ता है तो वो आनंद फानन में आदेश देती हैं कि 2 दिन के अंदर 2 पैरों पर चलने वाला कोई भी आदमी लाकर दोजे से इसके शादी करके इसे अपने घर से भगाएं, वो किसी भी जाति का हो पर बिहारी ना हो। दरअसल रिंकू के माता पिता बचपन में ही खत्म हो गए थे और वह अपने नाना नानी के घर पर रह रही थी और अपने लवर की तलाश में घर से बार बार भाग जाती थी। रिंकू ठाकुर परिवार से थी और वह मुस्लिम लड़के से प्यार करती थी। इसी वजह से उसने आज तक घर वालों को उसके बारे में नहीं बताया था। इधर धनुष यानी बिसु के फोन का नेटवर्क नहीं आता है तो वह रास्ते में गाड़ी रुकवाकर टेलीफोन के खंबे पर चढ़ जाता है और फोन रिसीवर लेकर लाइन कनेक्ट करके अपनी गर्लफ्रेंड यानी मंदाकिनी मैंडी को फोन लगाता है और बताता है कि वो टाइम से आ जाएगा। दरअसल बिसु और मैंडी लव मैरिज कर रहे थे, जिनकी सगाई अगले हफ्ते होना थी। बिसु डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए तमिलनाडु से दिल्ली आया था और वो दिल्ली में एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और अभी वो अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए बिहार घूमने के लिए आया था। अब इधर ये लोग जा रहे होते हैं और उधर रिंकू के मामा के आदमी एक लड़के की तलाश में होते हैं और उन्हें बिसु पसंद आ जाता है और वह उसका पीछा करते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाते हैं। और जब रात को बिसु पेशाब करने भरी बरसात में छाता और टार्च लेकर 2 मंजिले से नीचे आता है तो ये लोग उसे पेशाब करते हुए किडनैप कर लेते हैं। अब आप लोग ये मत सोचना कि इतनी बारिश में ये बंदा छाता और टार्च लेकर 2 मंजिले से नीचे बीच सड़क पर पेशाब करने को आ जाता है, मेरी तो समझ में अब तक नहीं आया। पर ये लोग उसको बोरी में बंद करके पीठ पर लाकर सीधे शादी के मंडप में पटकते हैं। यहाँ बैंड बाजा, पंडित जी, अग्नि फेरों का इंतजाम पहले से ही कर लिया गया था। और उधर रिंकू जब ये सब बातें सुनती है तो वो अपने नानी, मामा और दूल्हे समेत सबको कुल्हाड़ी से काट डालने की वार्निंग देती हुई बेहोश हो जाती है और उसे बेहोशी की ही हालत में सजाया जाता है। इधर जब बिसु को बोरे से निकाला जाता है तो वह निकलते ही तमिल भाषा में बकना शुरू कर देता है। उसकी भाषा सुनकर मामा जी का पारा हाई हो जाता है और वो किडनैपरों उसको गाली देते हुए कहते हैं कि पूरे भारत में तुम्हें यही आदमी मिला था निचले हिस्से का। तभी नानी समझाती है क्या ऊपर क्या नीचे है तो भारत का ही। तभी एक बंदा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी लॉफिंग गैस लाता है और बिसु को उस गैस का मास्क लगा दिया जाता है और वह कुछ ही देर में हंसना शुरू कर देता है। अब वो हंसने के सिवा कुछ नहीं कर पाता है, वो हंसते हंसते रोता है, पर उसकी आवाज, उसके आंसू उसकी हंसी में दब जाते हैं और इस तरह इस शादी से अनजान होते हुए भी दोनों की शादी हो जाती है। रिंकू के परिवार वाले दोनों को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बिठाकर विदा कर देते हैं। अब तक दोनों लोग नॉर्मल हो चुके थे। यहाँ ट्रेन में दोनों एक दूसरे को जब समझते हैं तो रिंकू को पता चलता है कि बिसु तो टूरिस्ट है और तमिलनाडु से है और उसकी भी मंगेतर है। ये जानकर रिंकू भी उसे अपने प्यार के बारे में बता देती है। बिसु से कहती है कि दिल्ली पहुंचकर अपने दोनों लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। वह दोनों इस बात से सहमत हो जाते हैं। रास्ते में रिंकू बिसु को अपने लवर का फोटो दिखाती हुई कहती है कि 7 साल में 21 बार भाग चुकी है वो इसके साथ, पर आज तक कोई भी उसका नाम नहीं जान सका। पर वह बिसु पर विश्वास करती है और उसे अपने लवर का नाम सज्जाद अली खान बताती है, जो कि अक्षय कुमार है। और बिसु से कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड अफ्रीका गया है जादू सीखने के लिए।
8-10 दिनों में आ जाएगा, तब तक वो दिल्ली में उसी के पास रह सकती है क्या। बिशु मान जाता है और उसे अपने हॉस्टल में ले आता है। अब उसके सामने नई टेंशन पैदा हो जाती है कि 2 दिन बाद उसकी सगाई है और उसके पास लुगाई है, वो क्या करे। तब उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि कोई किसी को कुछ भी नहीं बताएगा और ये शादी राज बनकर रह जाएगी। वैसे भी 8-10 दिन के बाद तो ये चली ही जाएगी। अब बिशु जब शाम को रिंकू से बात कर रहा होता है तो वह उससे कहता है कि 2 दिन के बाद वो अपनी सगाई के लिए चेन्नई जा रहा है, चाहो तो तुम भी उसके साथ चल सकती हो। और इस तरह रिंकू बिशु के साथ चेन्नई पहुंच जाती है। अब यहाँ से बिशु अपनी सगाई के लिए बस लेकर मैंडी के घर पहुंचते हैं। अब जब बिशु और मैंडी की सगाई हो रही होती है, सब कुछ सही था, रिंकू नाचती होती है, तभी बिशु का दोस्त मैंडी को उसकी पिछली शादी का वीडियो दिखा देता है। मैंडी ये देखकर हंगामा कर देती है। मैंडी अपनी सोने की चूड़ियां निकाल कर फेंक देती है, जिसे रिंकू चुपके से ढूंढ कर पहन लेती है। दरअसल वो चूड़ियां उसी ने ही मैंडी को पहनाई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी बिशु का दोस्त उसे छिपाकर एक कोने में ले जाता है और उसे बताता है कि ये सब उसकी ही वजह से हो रहा है। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी मैंडी के पापा रिंकू को पकड़कर सबके सामने लाकर बेइज्जत करते हैं। अब तक बिशु सबसे माफी मांगता होता है, पर जब रिंकू का हाथ पकड़े मैंडी के पापा को देखता है तो वो आग बबूला हो जाता है। वह रिंकू को उनके हाथ से छुड़ाते हुए कहता है कि ये जो भी है पर है मेरी बीवी ही और इसकी बेइज्जती में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस तरह बिशु के सभी रिश्तेदार सगाई छोड़कर बस में बैठकर अपने घर वापस आ जाते हैं और बिशु, रिंकू और उसके सारे दोस्त वापस दिल्ली आ जाते हैं। बिशु बहुत दुखी होता है पर रिंकू नॉर्मल होती है। रिंकू बिशु को बताती है कि तू टेंशन ना ले, मैं मैंडी को समझा दूंगी, उसे सारी बात बता दूंगी, सब पहले जैसा हो जाएगा। पर बिशु उसे बताता है कि मैं ही पहले जैसा नहीं रहा तो सब पहले जैसा कैसे हो जाएगा। वह उसे गले लगाकर रोने लगता है और उससे बोलता है कि अब के जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरे लिए जो भी हो तुम ही हो। वह उसे अपने गले लगाकर रोने लगता है। तभी एंट्री होती है सज्जाद अली खान की, जो अफ्रीका से वापस आ गया था। जब रिंकू को सज्जाद के हाथी की चिंगार सुनाई देती है तो वह बिशु को बोलती है कि सज्जाद आ गया है और वह बिशु को वहीं छोड़कर सज्जाद के पास भाग जाती है। सज्जाद और रिंकू वापस बिहार जाने के लिए स्टेशन जाने लगते हैं और रास्ते में होटल पर ठहर कर कुछ खाते हैं। उसी समय बिशु का दोस्त वहां पहुंचता है तो उसे सज्जाद वाली कुर्सी खाली दिखाई देती है और जब वह रिंकू को खाली कुर्सी से बात करता हुआ देखता है तो वह सोचता है कि रिंकू को मानसिक बीमारी है। वह भागते हुए बिशु के पास पहुंचता है और बिशु को सब बातें बता देता है और ये भी बताता है कि कोई सज्जाद बजाद नहीं है, ये उसकी दिमागी बीमारी है। बिशु सोचता है कि ऐसी हालत में रिंकू का अकेले सफर करना सही नहीं होगा। ये सोचकर वह भागकर स्टेशन पहुंचता है और रिंकू के डिब्बे के अंदर पहुंचकर उसे कुछ दिनों और रुकने के लिए उसे बताता है कि अभी हमारे तलाक के पेपर तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए तुम कुछ दिनों और रुक जाओ। रिंकू मान जाती है, पर इस बात की परमिशन लेने के लिए वह बिशु को सज्जाद से बात करने के लिए कहती है। अब बिशु को सज्जाद कहीं नजर नहीं पड़ता और वह खाली सीट के आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर सज्जाद रिंकू को रुक जाने का सिग्नल देता है और ये लोग रुक जाते हैं। सज्जाद रिंकू के साथ होता है पर वह रिंकू के सिवा किसी को भी नजर नहीं आता। बिशु को एक बार फिर लगता है कि रिंकू सच में सिंगल ही है और वह इस खुशी में नाच उठता है। मूवी के अगले सीन में सज्जाद का मैजिक शो लगता है, जहाँ बिशु और उसका डॉक्टर दोस्त अपने मानसिक रोगी मरीजों के साथ मैजिक देखने पहुंचते हैं। अब वहाँ सभी को सज्जाद दिखता है पर बिशु और उसके दोस्तों को नजर नहीं आता। बिशु इस बात का रीजन अपने दोस्त से पूछता है तो वो उसको बताता है कि यहाँ जितने को भी सज्जाद नजर आ रहा है वो सभी दिमागी बीमार हैं, इसलिए अगर रिंकू को सही करना है तो उसका इलाज कराना पड़ेगा, उसे बिना बताए कि सज्जाद असल में है ही नहीं और वह उसका इलाज शुरू कर देते हैं। बिशु का डॉक्टर दोस्त उसे बताता है कि जैसे जैसे दवाई का असर होगा वैसे वैसे उसके लिए सज्जाद बीमार होता जाएगा। अब जब यह लोग रिंकू को दवाई खिलाते हैं, सज्जाद का कोई ना कोई काम बिगड़ जाता है और रिंकू सज्जाद के पास भागती हुई बार बार जाती है तो इन दोनों को लगता है कि दवा अपना असर दिखा रही है। इस तरह से बहुत टाइम बीत जाता है और अब बिशु को लगता है कि दवा कुछ भी असर नहीं कर रही है, क्योंकि जब जब रिंकू दवा खाती है सज्जाद बीमार पड़ जाता है तो रिंकू और ज्यादा उसकी केयर करने लगती है। तो दवा का असर सीधा हुआ या उल्टा, वो यही सोच विचार करते हुए अपने दोस्त से पूछता है और उसे रिजेक्ट कर देता है। अगले दिन रिंकू बिशु को किस कर देती है जो सज्जाद देख लेता है और वह गुस्से में लाल होकर छत पर सुसाइड करने पहुंच जाता है। नीचे रिंकू, बिशु और उसके सारे दोस्त
होते हैं। रिंकू सज्जाद को नीचे आने के लिए बुलाती है, पर वह उससे कहता है कि मैंने लाखों लड़कियों को छोड़ा, सारी दुनिया छोड़ी और तुम इस 2 कौड़ी के डॉक्टर को किस करती हो। सज्जाद रिंकू से कहता है, इससे पूछो कि जो काम मैं कर सकता हूँ क्या ये कर सकता है। जब ये बातें रिंकू बिशु से कहती है तो बिशु कुछ सोचता है और रिंकू से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, पर ये पता है कि ये क्या नहीं कर सकता। वह अपने दोस्त से कोल्ड ड्रिंक की बोतल छीनकर अपने सर पर फोड़ता है और रिंकू से कहता है कि उसे बोल के रोके मुझे। बिशु एक के बाद एक कई बोतलें अपने सर पर फोड़कर जख्मी हो जाता है, पर सज्जाद उसे रोकने नहीं आता। अगले दिन बिशु हॉस्पिटल होता है जहाँ रिंकू और सज्जाद उसे देखने आते हैं। सज्जाद के हाथ में एक बकरी होती है। रिंकू बिशु को बताती है कि सज्जाद तुमसे माफी मांगने आया है और तुम्हारे लिए बकरी भी लाया है जिसका दूध पीकर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अब सज्जाद बिशु से माफी मांगता है, पर सज्जाद, उसकी बातें और उसकी बकरी बिशु के सामने कुछ भी नहीं होते। रिंकू बिशु को बताती है कि तुम्हारे लिए सज्जाद ताजमहल गायब करके दिखाएगा और कुछ टाइम के बाद ये सभी लोग आगरा पहुंचते हैं। बिशु के दोस्तों को पता था कि सज्जाद कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वह वहां के लोगों को इकट्ठा करके 500 रुपए देकर तालियां बजाने के लिए मनवा लेते हैं। अब रिंकू ताजमहल के सामने सज्जाद के कहने पर ताजमहल गायब करने का ऐलान करती है, पर ताजमहल गायब नहीं होता है और सभी लोग तालियां बजाते हैं। इस बात से रिंकू को झटका लगता है और वो लोग वापस आ जाते हैं। अब रिंकू सज्जाद को छोड़कर बिशु के पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि जब ताजमहल गायब नहीं हुआ तो तालियां क्यों बजी। तब बिशु बताता है कि 500 रुपए देकर तुम्हारी खुशी के लिए तालियां बजवाई थी, क्योंकि जब तक तलाक पेपर पर साइन नहीं हो जाती तब तक तुम मेरी बीवी ही हो। रिंकू ये सुनकर उसके गले लग जाती है। तभी फिर उसके कानों में सज्जाद की आवाज आती है और वो भागकर उसके पास पहुंचती है तो सज्जाद चाकू लिए खड़ा होता है। वह उससे कहता है कि मैं वही हूँ, पर तेरी नजरें बदल गई क्योंकि तेरी आंखों में अब मैं नहीं बिशु है, और वह अपनी कलाई की नसें काट लेता है। वह गिर जाता है और रिंकू चीखती हुई बिशु को पुकारती। बिशु और उसके सारे दोस्त भागकर जब वहां पहुंचते हैं तो रिंकू अकेले बैठे रोते हुए सज्जाद की जान बचाने के लिए बिशु से गुहार लगाती है। बिशु कुछ सोचकर ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसने अपने हाथों पर सज्जाद को उठा लिया हो और वह सीधे ऑपरेशन रूम में पहुंचते हैं। वहां उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि 1-2 घंटा यहीं बैठते हैं, उसके बाद रिंकू को बोल देंगे कि सज्जाद मर गया है और ये नेचुरल डेथ होगी और सब काम आसानी से हो जाएगा और अपनी टेंशन भी खत्म हो जाएगी। पर कुछ देर के बाद बिशु की टीम ऑपरेशन रूम से निकलकर रिंकू के पास आती है। रिंकू रोते हुए पूछती है कि सज्जाद कैसा है, तो बिशु उसे बताता है कि वो सही है, जाकर मिल सकती है उससे, और फिर रिंकू बिशु से लिपट जाती है। अगले दिन बिशु रिंकू को बोलता है कि तलाक पेपर रेडी है, कोर्ट चलकर साइन करना है, और वह दोनों फैमिली कोर्ट पहुंचते हैं। पर जब इनका नंबर आता है तब रिंकू साइन करने से मना करती हुई वहां से भाग जाती है और ऑटो में बैठ जाती है। पीछे से बिशु भी भागकर ऑटो में बैठ जाता है और उसे बोलता है कि तलाक पेपर पर साइन हो या ना हो पर तुमको जाना ही पड़ेगा। पर रिंकू अब उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, वो सज्जाद और बिशु दोनों को चाहती है। बिशु बीच रास्ते में ऑटो से उतर जाता है और रिंकू से सामान तैयार रखने को बोलता है। रिंकू जब हॉस्टल पहुंचती है तो वहाँ सज्जाद बैठा होता है और उसे बताता है कि उसका अगला ट्रिप जापान का है, वो वहाँ जापान जाएगा और वहाँ जाकर मैजिक शो करेगा। वह उससे बात कर ही रही होती है तभी बैंड बाजों की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो भागकर बाहर देखती है तो बिन दूल्हे की रथ बग्गी के साथ बिशु और उसके सारे दोस्त नाचते हुए आते दिखते हैं। वो भागकर वापस सज्जाद के पास जाती है तो वो वहां नहीं होता है। वो फिर नीचे जाकर बिशु को रोककर पूछती है कि दूल्हा कहाँ है, क्या पागल हो गए हो। तो बिशु उससे कहता है कि दूल्हा नहीं है तो क्या हुआ, सज्जाद को बुलाकर बैठा दूं। पर रिंकू के लिए तो सज्जाद जापान जा चुका था। जब वो ये बात बिशु से कहती है तो बिशु दोस्तों के साथ उसको लेकर जापान जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने दोस्तों से बोलता है कि जापान कैसे जाएंगे, एयरपोर्ट से। तो उसके दोस्त उसको बताते हैं कि जापान जाने के लिए एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है, रेलवे स्टेशन चलो, वहाँ सज्जाद मिल जाएगा। और बिशु दोस्तों के साथ उसको लेकर रेलवे जंक्शन पहुंचता है और उसे बताता है कि अंदर सज्जाद बैठा है। अब इस समय दोपहर के 2:30 बज रहे होते हैं। वो उसको बोलते हैं कि 5 बजे तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, अब तुम्हारी मर्जी, या तो अपने लवर को पति बनाकर चली जाओ या आकर पति को लवर बना लेना। वह अंदर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो सज्जाद एक बच्ची के साथ बैठा होता है। रिंकू को आता देख वह उसे बैठने को कहता है। वह उसे बताता है कि ये जो छोटी बच्ची है ये तुम हो और मैं तुम्हारा पापा हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं है सिवाय बची इस एक टॉफी के। वह अपने हाथ से उस बच्ची को टॉफी देते हुए कहता है। वह रिंकू को बताता है कि तुमसे ज्यादा हिम्मती तुम्हारी माँ थी जिसने पूरे गाँव में हाथी पर चढ़कर मुझे प्रपोज किया था, पर तुम में हिम्मत नहीं है। पर अब जो तुम्हें मिला है वह बहुत हिम्मती है, वह तुम्हें संभाल लेगा। और वह जाने लगता है। वह छोटी बच्ची से पुकारती है। वो बोलती है अब्बू फिर कब आओगे। तो वो बताता है कि बेटा अब वो कभी नहीं आएगा क्योंकि टॉफियां खत्म हो चुकी हैं। वो वहां से गुजरते हुए कुली की बीड़ी से अपने जिस्म में आग लगा लेता है। रिंकू ये सब रोते हुए देखती होती है। जलते जलते सज्जाद के सामने
कहानी अपनी पिछली जिंदगी की फिल्म चलती है कि किस तरह उसने एक हिंदू लड़की से लव मैरिज की थी। 1 साल बाद उसके एक बेटी हुई, फिर भी सज्जाद को उसकी ससुराल वालों ने कबूल नहीं किया। उन्होंने उसे पकड़वा दिया। जब वह जेल से 5 साल बाद छूटा तो वो मैजिक शो करने लगा और एक दिन जब वह अपना शो कर रहा था तभी उसके ससुराल वालों ने उसका बॉक्स बदलकर फायर बॉक्स रख दिया और उसके स्टेज पर बॉक्स रखते ही उसमें आग लग गई। सामने बैठे लोग और उसकी बेटी तालियां बजाते रहे जबकि सज्जाद की वाइफ उसे बचाने भागती है और दोनों सबके सामने जल जाते हैं। शो खत्म हो चुका था पर 5 साल की रिंकू अपने पापा के आने के इंतजार में अभी भी बैठी होती है और आज 25 साल बाद भी रिंकू के दिमाग में वही बात बैठी थी। पर अब उसे सब कुछ पता चल चुका था। उसके पापा अब जा चुके थे और वह वापस बिसु के पास भागती है। उधर बिसु घड़ी में टाइम देखकर स्टेशन के अंदर पहुंचता है। वह अपनी वाइफ के वापस आने की खुशी में मिठाई बांटता हुआ आगे बढ़ता है। दोनों एक दूसरे को देखकर लिपट जाते हैं और एक दूसरे के हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी अतरंगी रे मूवी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।